बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर गांव में तुलसीराम अपने भतीजे गोविंद के साथ रहता था। दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। दोनों चाचा भतीजे साथ रहते थे। असल में गोविंद के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तुलसीराम की पत्नी भी नहीं रही थी। तुलसीराम की अपनी कोई संतान भी नहीं थी। अरे गोविंद, उठो, सूरज निकल आया है। कब तक सोता रहेगा? मैंने चाय बना दी है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, फिर काम पर भी जाना है। अरे चाचा जी, आप भी ना मुझे चैन से सोने नहीं देते। मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही थी। और काम की बात करें तो वही जमींदार दिन भर हमसे बैलों की तरह काम करवाता है, फिर भी बहुत कम पैसे देता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता उसके पास काम करने का। वह बहुत ही घमंडी और लालची है। काश चाचा जी हमारे पास भी जमीन होती तो हम उस पर मेहनत करते और खूब सारा धन कमाते। गोविंद, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने भी अपनी औकात के अनुसार देखने चाहिए। हमारे पास ना तो जमीन है और ना ही जमीन खरीदने के पैसे। हम तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे ही देख लो, इस उम्र में भी मैं जंगल से लकड़ियां लाता हूँ और तुम तो अभी जवान हो, कोई भी काम कर सकते हो। काश चाचा जी आज हमारे पास भी जमीन होती तो हम भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। हमें यूं लकड़ियां बेचने और मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात बताइए चाचा जी, हमारे पास जमीन क्यों नहीं है? अरे बेटा गोविंद, हमारे नसीब में जमीन ही नहीं रही। पहले तुम्हारे माता पिता बीमार पड़ गए थे। उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो हमारे पिताजी ने जमीन बेच दी। मैंने उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं ठीक होते ही फिर से जमीन खरीद लूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो ठीक नहीं हो पाए और जमीन भी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन चाचा जी, आपने अपने हिस्से की जमीन भी क्यों बेच दी? वो तो आप अपने पास रख सकते थे, हम उसी से गुजारा कर लेते। बेटा, तुम्हारे माता पिता के जाने के कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी चाची भी बीमार पड़ गई थी। उनके इलाज के लिए मुझे जमींदार से पैसे उधार लेने पड़े। मैंने अपने खेत गिरवी रख दिए थे, लेकिन समय पर पैसे चुका नहीं पाया और उसी वजह से जमींदार ने हमारी जमीन अपने नाम कर ली और मैं तुम्हारी चाची को भी नहीं बचा पाया। खैर, अब इन बातों को छोड़ो। मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां लेने और तुम जमींदार के यहाँ काम पर चले जाओ। चाचा जी, उस जमींदार का नाम सुनते ही मुझे नफरत होने लगती है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है इसलिए जाना पड़ता है। वो बहुत ही लालची और घमंडी आदमी है। मुझे पता है बेटा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? जब तक तुम्हें कोई और काम नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें उसी जमींदार के पास काम करना होगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और काम पर निकल जाओ। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहें। मैं अभी काम के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर तुलसीराम जंगल की ओर लकड़ियां लेने चला जाता है और गोविंद भी जमींदार के यहाँ काम करने के लिए निकल पड़ता है। अरे ओ गोविंद, ये कौन सा समय है काम पर आने का? माफ कीजिए जमींदार जी, आज थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी देर? जरा समय तो देख, पूरा 1 घंटा लेट आया है तू। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं आज तेरी आधे दिन की तनख्वाह काटूंगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से समय पर आऊंगा, लेकिन मेरी तनख्वाह मत काटिए। मैं सिर्फ 1 घंटा ही देर से आया हूँ। मैं शाम को 1 घंटा ज्यादा काम कर लूंगा। एक तो देर से आया, ऊपर से बहस करता है। मुझे तेरे 1 घंटे ज्यादा काम का कोई एहसान नहीं चाहिए। आज तेरी आधे दिन की तनख्वाह तो कटेगी ही। अगर काम करना है तो मेरे हिसाब से करना होगा, वरना यहां से चला जा। गोविंद जमींदार की बातें सुनकर बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काम में लग जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस साल एक भी बारिश नहीं होती। अचानक पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। खेत सूख जाते हैं, जंगल उजड़ने लगते हैं और धीरे धीरे लोगों का काम भी खत्म हो जाता है। चाचा जी, आज जमींदार ने साफ मना कर दिया। उसने कहा अब खेतों में कुछ भी नहीं रहा,
तो हमें मजदूरी कैसे देगा? मैं पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे चाचा जी? बेटा गोविंद, मैं भी आज जंगल गया था, लेकिन सूखे की वजह से वहां भी कुछ नहीं मिला। जंगल सूना पड़ गया है और खेत ऐसे लग रहे हैं जैसे रो रही हूं। समझ नहीं आ रहा कि ये वक्त हमें कहां ले जा रहा है। चाचा जी, घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमारी किस्मत भी इतनी खराब है? ऐसी कमजोर बातें मत करो बेटा। किस्मत खराब नहीं होती, इंसान खुद हालात से हार मान लेता है, तभी सब खराब लगने लगता है। हमें हिम्मत रखनी है और सोच समझकर कदम उठाना है। लेकिन चाचा जी, अब हम क्या करें? यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। बेटा, जब जमीन साथ ना दे तो इंसान को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। मेरा मानना है कि हमें ये गांव छोड़कर किसी और जगह चले जाना चाहिए। क्या चाचा जी, हमारा घर, हमारी मिट्टी, सब कुछ यही है? क्या हम सच में सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे? बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जो साथ रहते हैं। जब तक हम साथ हैं तभी हमारा घर है। अगर हम बिखर गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। चाचा जी, अगर आप कहें तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगले दिन सुबह दोनों थोड़े से सामान के साथ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और पानी बहुत कम बचा था। कुछ समय बाद वे एक हरे भरे गांव में पहुंचे। वहां पानी था, हरियाली थी और लोगों के चेहरे पर खुशी थी। चाचा, गांव तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ के लोग हमें अपनाए ही नहीं तो? डर मत बेटा, सच्चाई और मेहनत करने वालों को हर जगह जगह मिलती है। चल, पहले यहाँ के जमींदार से मिलते हैं। दोनों पूछते पाछते जमींदार के बड़े से घर के सामने पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर तुलसी राम ने झिझकते हुए आवाज लगाई, मालिक, कोई है? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर से जमींदार बाहर आया और जमींदार ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ किस काम से आए हो? मालिक, मेरा नाम तुलसी राम है और ये मेरा भतीजा गोविंद है। हम पास के गांव से आए हैं। वहां इस साल इतना भयंकर सूखा पड़ा कि जीना मुश्किल हो गया। मालिक, हमारे गांव में ना पानी बचा ना काम। खेत सूख गए, जंगल उजड़ गए। हम दोनों कई दिनों तक आधा पेट खाकर गुजारा करते रहे। आखिर मजबूरी में हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। हमने बहुत सोच विचार करके ये कदम उठाया है मालिक। हम भीख नहीं मांगना चाहते, बस मेहनत करके अपना पेट पालना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए और रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। मालिक, हम दोनों मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। दिन रात काम करेंगे, बस हमें एक मौका दे दीजिए। जमींदार कुछ देर तक चुपचाप दोनों को देखते रहे। उनके चेहरे पर सच्चाई और मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। तुम दोनों की बातों में सच्चाई लग रही है और मेहनत करने वाले लोगों की मुझे हमेशा जरूरत रहती है। तो मालिक, क्या हमें यहाँ रहने और काम करने का मौका मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। तुलसीराम, तुम जंगल से लकड़ी काटने का काम कर सकते हो और गोविंद, तुम मेरे खेतों में काम करोगे। मालिक, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और रहने की चिंता मत करो। खेत के पास एक खाली झोपड़ी पड़ी है, तुम दोनों वहां रह सकते हो। इतना सब होने के बाद दोनों जमींदार के खेत के पास बनी झोपड़ी में रहने के लिए चले जाते हैं। झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन उनके लिए वही नई उम्मीद की शुरुआत थी। गोविंद बेटा, भगवान ने हमारी जान बचा ली, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है यहाँ पहले कोई नहीं रहता था, इसलिए ये जगह थोड़ी खराब है, लेकिन हम इसे मिलकर ठीक कर लेंगे। हाँ चाचा जी, रहने के लिए झोपड़ी तो मिल गई, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब खाने का भी कुछ इंतजाम करना होगा।
थोड़ा सब्र कर बेटा, हमारी जान बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। खाने का क्या है, आज नहीं खाएंगे तो कल खा लेंगे। तुम कल जमींदार के खेत में काम पर चले जाना और मैं जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। जो भी मिलेगा उसी में गुजारा कर लेंगे। ठीक है चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। कल से मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। उस रात दोनों भूखे पेट ही सो गए, लेकिन उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगले दिन सुबह होते ही तुलसीराम और गोविंद नई उम्मीद के साथ उठे और अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। तुलसीराम जंगल की ओर लकड़ियां लेने चल दिए और गोविंद जमींदार के खेतों में काम करने के लिए बढ़ गया। इसके बाद गोविंद जमींदार के कहे अनुसार पूरे दिन मेहनत से काम करता है। वह बिना रुके खेतों में लगा रहता है, ईमानदारी और लगन के साथ। शाम होते होते जब काम खत्म होता है तो जमींदार उसकी मेहनत देखकर खुश हो जाता है। गोविंद, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो, तुम्हारी आज की मजदूरी। धन्यवाद मालिक, मैं आगे भी ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। गोविंद खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है। जैसे ही वह पहुंचता है, तुलसीराम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चाचा जी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जमींदार ने मेरी मेहनत देखकर मुझे अच्छी खासी मजदूरी दी है। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ चाचा जी, अब लग रहा है कि हमारी जिंदगी सच में बदलने लगी है। दोनों चाचा भतीजे जब बाजार में अलग अलग दुकानों पर दाम पूछते हैं तो उन्हें एक अजीब बात का पता चलता है। हर दुकान पर हर सामान का दाम एक जैसा ही था, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम। चाचा जी, यहाँ तो हर दुकान पर एक ही रेट है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। चलो किसी से पूछते हैं। तभी पास खड़े एक दुकानदार से दोनों ने पूछ लिया। अरे भाई, इसमें हैरानी की क्या बात है? हमारे गांव के राजा ने ही ये नियम बनाया है। यहाँ हर चीज का दाम बराबर रखा गया है और इतना कम कि हर गरीब आदमी भी आसानी से सामान खरीद सके। क्या मतलब, कितना कम? मतलब ये कि एक ही सिक्के में तुम्हें जरूरत का लगभग सारा सामान मिल जाएगा, चाहे वो अनाज हो, कपड़ा हो, यहाँ तक कि कीमती चीजें भी। यह सुनकर गोविंद और तुलसीराम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई गांव हो सकता है जहां राजा खुद गरीबों का इतना ख्याल रखता हो। यह सारी बातें सुनकर दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद वे चुपचाप वहां से अपने झोपड़ी की ओर लौट आते हैं।